तो भाई यूएफसी के अंदर नई फाइटर रैंकिंग्स आ चुकी है डिवीजन वाइज। अब एआई एक रैंकिंग डिसाइड करेगा कौन सा फाइटर कौन से रैंक पे प्लेस करेगा। एक नई मेटा रैंकिंग्स यहाँ पर यूएफसी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है। साथ ही साथ भाई डस्टिन पोरियर को यहाँ पर जेल हो गई पब्लिक ड्रिंकिंग के कारण। डस्टिन पोरियर यहाँ पर अरेस्ट हुआ, उसके बारे में आप सबको अपडेट दूंगा। साथ ही साथ इंडियन बॉक्सर अक्षय चहाल के साथ यहाँ पर चीटिंग हुई बाली के अंदर बॉक्सिंग मैच के अंदर। अक्षय चहाल ने काफी बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके साथ एक गलत डिसीजन दिया गया है, तो सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा। और भाइयों यहाँ पे जॉर्ज सेंट पियर ने ऐसा बोला है कि कॉनर मैग्रेगर अपने पहले जैसी ट्रेनिंग में अगर आ गया तो हम सबको एक वन हेल ऑफ अ फाइट देखने को मिलेगी। तो इन सारी अपडेट्स के बारे में एक एक करके इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली अपडेट बात करते हैं जो यूएफसी के अंदर नई रैंकिंग्स निकल के आई है। जिनको नहीं पता भाई यूएफसी के जितने भी फाइटर्स हैं, जितने भी चैंपियंस हैं, सब डिवीजन वाइज अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइडेड है। फ्लाई वेट डिवीजन, बैंटम वेट, फेदर वेट, लाइट वेट, वेल्टर वेट, मिडिल वेट, लाइट हैवी वेट और हैवी वेट। और ये सारे डिविजन्स में रैंकिंग्स होती है फाइटर की। एक चैंपियन होता है, उसके बाद नंबर 1 कंटेंडर, फिर उस अकॉर्डिंग सारे फाइटर्स अपने विन लॉसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेटेड होते हैं। और अब यहाँ पर एक नई रैंकिंग्स इंट्रोड्यूस करी गई है जो कि मेटा एआई यहां पर इन रैंकिंग्स को डिसाइड करेगा। अब पहले क्या होता था, जो मीडिया के लोग थे, जो यहां पर मीडिया वाले जो जाते हैं यूएफसी को कवर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में होते हैं, ये आपस में बैठ के डिसाइड करते थे कि कौन सा फाइटर कौन सी रैंकिंग पे रहने वाला है हर डिवीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यूएफसी यहां पर एक नई मेटा रैंकिंग्स लेके आई है, एआई रैंकिंग्स। आप अगर यूएफसी की साइट पर जाओगे, डिवीजन वाइज रैंकिंग खोलोगे तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपके पास ये एआई रैंकिंग्स में स्विच करने का। और अब भाई एआई डिसाइड करेगा कि कौन सा फाइटर नंबर 1 कंटेंडर रहना चाहिए, कौन सा फाइटर सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस पे प्लेस रहेगा यार डिवीजन के अकॉर्डिंग। अब वैसे तो भाई यूएफसी के अंदर आप सबको मैं बता दूं रैंकिंग्स का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। मैंने पहले भी आप सबको वीडियोस के अंदर बताया था कि जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 1 पे बंदा है, चैंपियन के बाद नंबर 1 कंटेंडर, उसको ही टाइटल शॉट मिलेगा, या अगर उसका हो गया टाइटल शॉट तो सेकंड वाले को भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं फिक्स होता है। कभी फोर्थ वाले को भी टाइटल शॉट मिल जाता है, कभी 8th वाले को भी मिलता है, कभी फर्स्ट वाले को भी। अभी देख सकते हो यूएफसी के अंदर हमने देखा, लाइट वेट डिवीजन का एग्जांपल ले लो, नंबर 1 कंटेंडर यहाँ पर अरमान सारूकियन है, उसको टाइटल शॉट नहीं मिल रहा। मिडिल वेट डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर इमावोव था, उसको टाइटल शॉट नहीं मिला। जस्टिन गेची को टाइटल शॉट मिला जो कि लोअर रैंक था। फिर शॉन स्टिकलैंड को टाइटल शॉट मिला जो कि काफी लोअर रैंक था। तो आपकी पॉपुलैरिटी और इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है आपको टाइटल शॉट मिलेगा या किस तरीके की फाइट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं भाइयों इसी चीज को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए और एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए यहाँ पर मेटा रैंकिंग्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसमें बेसिकली एक एआई डिसाइड करेगा फाइटर के ऊपर, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ों को यहाँ पर अकाउंट में लेके रैंकिंग डिसाइड करेगी कि कौन सा फाइटर किस रैंकिंग पे आने वाला है। और काफ़ी सारे फाइटर्स की पोजीशंस चेंज हुई है। यान ब्लहोविच जैसे फाइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गए। साथ ही साथ कुछ फाइटर्स थे जिनकी तो रैंकिंग से ही हटा दिया गया। यायर रॉड्रिगेज काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग्स में बाहर चला गया फेदरवेट डिवीजन के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब डेना वाइट ने यहाँ पर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी कि जो एआई है ये किस बेसिस पे फाइटर्स को रैंक करेगा। इसमें विक्ट्री को तो मैटर किया जाएगा कि विन्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक किया जाएगा, बट मोड ऑफ विक्ट्री, आप किस तरीके से विक्ट्री लेते हो, कितना एंटरटेनिंग होता है, क्या वो फिनिश होता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इन सारी चीज़ों को अकाउंट में रख के यहाँ पर जो एआई है उस तरीके से आपकी रैंकिंग रखेगा। साथ ही साथ अगर आप इनएक्टिव रहेगा, कोई भी फाइटर अगर ज़्यादा टाइम तक इनएक्टिव रहेगा तो उस पर एक इनएक्टिव पेनल्टी लगेगी, तो उसकी रैंकिंग्स अपने आप यहाँ पे गिर जाएंगी यूएफसी के अंदर। अब भाइयों इस रैंकिंग के बारे में आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक यूजलेस रैंकिंग है। क्योंकि आप मुझसे देखने जाओगे इसका पर्पस क्या था, ये सारी चीज़ें कि विन और किस फैशन में उसने फिनिश करा है, ये सारी चीज़ें तो जो एक्चुअल मीडिया वाली रैंकिंग थी वो भी ये सारी चीज़ें तो कर ही रही थी। वो भी ये सारी चीज़ों को अकाउंट में लेके ही रैंकिंग बनाती है। मीडिया के लोग कभी पागल तो है नहीं कि कुछ भी रैंकिंग बना देते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती थी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को लेकर, जिसमें बेसिकली एक ऐसी इमेजिनरी रैंकिंग है भाई यूएफसी के अंदर जो कि डिसाइड करती है कि सारे वेट क्लासेस में से, फ्लाई वेट से लेके हैवी वेट से लेके सारे फाइटर्स को, अगर एक वेट क्लास के होते, सारे फाइटर सबका वेट एक होता, आपस में कंपीट कर पाते, तो सबसे बेस्ट फाइटर कौन होता। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और इसीलिए एआई रैंकिंग्स लाने की बात करी गई थी। और अभी के टाइम पे भाइयों पाउंड फॉर पाउंड की कोई एआई रैंकिंग है ही नहीं। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी होने का यहाँ पर पॉइंट ही क्या है, जब एआई रैंकिंग है ही नहीं पाउंड फॉर पाउंड डिवीजन की। एआई को यहाँ पर रैंक करना था, पाउंड फॉर पाउंड की कंट्रोवर्सी सॉर्ट करनी थी, लेकिन अभी के हिसाब से कोई एआई रैंकिंग है नहीं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स की। बाकी भाई मुझे तो पर्सनली पाउंड फॉर
पॉइंट रैंकिंग भी उतनी ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं लगती, और ये एआई भी यहाँ पर रेट करेगा तो लोग उससे बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करने वाले। जैसा लोगों को लग रहा था कि मीडिया वाली रैंकिंग्स थी वो ख़राब थी, अब एआई रैंकिंग करेगा तो सब लोग अचानक से उसको अग्री करने लग जाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रही है, और वो है फॉर्मर यूएफसी लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर की तरफ से। डस्टिन पोरियर को भाइयों कल यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया पब्लिक ड्रिंकिंग के कारण, और उनको कुछ टाइम जेल में भी रखा गया। हालांकि अब वो रिलीज हो गए हैं 6 घंटे बाद कस्टडी से, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि डस्टिन पोरियर का यहाँ पर अरेस्ट निकल के आ गया। तो भाइयों ऐसा कहा जा रहा है कि डस्टिन पोरियर यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद एक ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, और वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। और ये सारे साइंस यहाँ पे डस्टिन पोरियर ने पहले भी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं हिंट करा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली अपने रिटायरमेंट के बाद। और तो और इस पूरे अरेस्ट सिनेरियो के बाद यहाँ पे डस्टिन पोरियर ने स्टेटमेंट भी दिया है कि वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं और अपने आप को वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अब भाई मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको मजाक में ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाइयों। एक्टिव यूएफसी फाइटर्स और जो पॉपुलर फाइटर्स होते हैं स्पेसिफिकली उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फाइटिंग के टाइम पे तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, बट कुछ फाइटर्स ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद और ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि भाइयों ये फाइटर्स थे, इनको पूरा लाइफस्टाइल, इनकी जो पूरी दिनचर्या बेसिकली फाइटिंग के अराउंड बिल्ड थी। ये सुबह उठते थे, ट्रेनिंग करते थे, वो हार्श ट्रेनिंग ही इनकी लाइफस्टाइल बन चुकी होती थी। लेकिन अब जब यहाँ पर फाइटिंग खत्म हो चुकी है, एक गोल की तरफ वो हमेशा वर्क करते रहते थे, ट्रेनिंग करते रहते थे, विक्ट्री अपने नेक्स्ट मैच के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन जब भी ये फाइटर्स रिटायर करते हैं तब इनका वो गोल खत्म हो जाता है और ये कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। और इसलिए यूएफसी फाइटर्स, फेमस बॉक्सर्स, एमएमए फाइटर्स रिटायरमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शनलेस होते हैं और स्ट्रगल करते हैं, फिर ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इनके कारण इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती है। तो ये भाइयों फाइटर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करेंटली डस्टिन पोरियर इससे सफ़र कर रहा है। पास्ट में हमने देखा था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी इस बारे में चीज़ बताई थी कि जब वो यहाँ पर फाइट कैंप में होते हैं, उनकी कोई नेक्स्ट फाइट बुकड होती है, तब तो उनका मेंटल स्टेट बहुत सही रहता है, उनके पास एक गोल होता है, उसके लिए काम करते हैं। बट जब भी उनका कोई फाइट कैंप नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, या फिर उनकी मेंटल स्टेट होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता बेसिकली इनके पास। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ पर फाइटर स्ट्रगल करते हैं। अब तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने हालांकि यहाँ पर एक कुकिंग चैनल खोल लिया है, वो कुकिंग वगैरह कंटेंट क्रिएशन में बिजी रहते हैं, तो जो कि सही चीज़ है। यूजुअली फाइटर्स को यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। और ये चीज़ भाइयों सिर्फ यहाँ पर फाइटर्स तक नहीं, हमने अपने रियल लाइफ में भी देखा है। जो ओल्ड रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशन के लोग होते हैं, जब वो रिटायर होके आते हैं, नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में सेटल अप नहीं कर पाते, क्योंकि जब उनके पास पावर थी, जब उनके पास पोजीशन थी, वो उसके तरीके से अपने आप को एक्लिमेटाइज कर चुके होते थे। लेकिन जब वो नॉर्मल लाइफ में स्विच करते हैं, अचानक से एक दिन आता है कि आपका रिटायरमेंट हो गया, एंड देन यू कैन नॉट जस्ट सेटल फॉर अ नॉर्मल लाइफ, और इससे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। और भाइयों यहाँ पर बहुत सारे लोग तो ये मजाक बना रहे हैं कि समय किस तरीके से चेंज होता है। आज से कुछ साल पहले डस्टिन पोरियर, कॉनर मैग्रेगर की बहुत कंपैरिजंस होती थी। कॉनर मैग्रेगर को लोग बुरा भला बोलते थे कि वो ड्रिंक करता है, अरेस्ट होता है, लोगों में एक गलत मैसेज डालता है, अपने फॉलोअर्स को गलत लीड कर रहा है। और उस टाइम पे डस्टिन पोरियर इन सब का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता था, लोग उसको एक अच्छा रोल मॉडल मानते थे। और आज के टाइम पे देखो भाई, डस्टिन पोरियर डायरेक्शनलेस है, उसकी कोई फाइट बुक नहीं है, ड्रिंकिंग के कारण अरेस्ट हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड कॉनर मैग्रेगर सुधर गया है, लेजर फोकस्ड है, अपनी फाइट के लिए अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें चल रही है। तो यही सारी चीज़ें होती है भाइयों, टाइम की बात होती है, टाइम कैसे बदल जाता है पता नहीं चलता। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की फाइट के बारे में ही, तो जीएसपी कॉम्बैट स्पोर्ट्स और एमएमए के वन ऑफ द गोट्स, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जॉर्ज सेंट पियर ने कॉनर मैग्रेगर की अपकमिंग फाइट के बारे में स्टेटमेंट दिया है। और कॉनर मैग्रेगर के बारे में जीएसपी का ऐसा कहना है कि अगर कॉनर रेडी है यहाँ पर उस तरीके की ट्रेनिंग करने के लिए, वो जो हेल वाली ट्रेनिंग होती है जिसमें अपने आप को पूरी तरीके से आपने झोंक दिया है, अब कॉनर एक बार को बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो उस लेवल की ट्रेनिंग वो करता है अब, या उतना हार्डवर्क पुट इन करता है अब, क्योंकि अब उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, वो क्वेश्चनेबल होता है। तो जीएसपी का ऐसा कहना है कि अगर कॉनर उस लेवल का हार्डवर्क पुट इन करने लग गया है, इवन दो वो 37-38 का एज का हो गया है,
बट अगर उसने उस लेवल का हार्डवर्क पुट इन करा है इस कैंप में तो हम सबको एक बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। और ये चीज़ भाइयों मैंने आप सबको हमेशा से बोला है कि अगर कॉनर मैग्रेगर अपने प्राइम कॉनर मैग्रेगर का 30-40% भी होगा ना तो आप सबको एक बहुत क्रैकिंग फाइट देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैक्स हॉलोवे को बीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बट भाइयों कॉनर मैग्रेगर अपने प्राइम का अगर 30-40% भी होगा तो वो मैक्स हॉलोवे के साथ एक बहुत क्रैकिंग फाइट आप सबको डिलीवर करके देगा। और एज अ कॉनर मैग्रेगर फैन आप सब भी, मैं भी भाइयों, हम सबको पता है हम ये फाइट जो कॉनर मैग्रेगर की देख रहे हैं ये हम विन या लॉस के लिए नहीं देख रहे, हम सब एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं और एक वन लास्ट टाइम कॉनर मैग्रेगर, प्राइम कॉनर मैग्रेगर को विटनेस करने के लिए देख रहे हैं। तो डेफिनेटली भाइयों यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा अगर कॉनर सच में यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग करके आ रहा है, अच्छी प्रिपरेशन करके आ रहा है, प्राइम कॉनर जैसा अगर डेडिकेटेड है, जो फाइट गेम के लिए डेडिकेटेड कॉनर था, तो आप सबको एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों इंडियन बॉक्सर अक्षय चहाल की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हमने इसके बारे में काफी सारी रील्स देखी, इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा बज क्रिएटेड था। तो जिनको नहीं पता मैं आप सबको बता दूं, कुछ दिनों पहले इंडियन बॉक्सर अक्षय चहाल की बाली के अंदर एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट हुई थी यूक्रेनियन बॉक्सर के अगेंस्ट। और अक्षय चहाल एक अनडिफीटेड प्रोफेशनल बॉक्सर है, 19-0 का इनका रिकॉर्ड है। और इस फाइट से पहले काफी ज्यादा हाइप थी और अक्षय चहाल ने अपनी हाइप को प्रूव करा और फाइट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और मैं तो भाइयों इस फाइट को देखने बाद ये भी कहूंगा कि ये फाइट में कहीं ना कहीं अक्षय ने डोमिनेट करा था और किसी भी हाल में ऐसा नहीं दिख रहा था कि अक्षय इस फाइट को हार रहे हैं। बट भाइयों जो डिसीजन आया जजेस का उसने पूरी तरीके से सबको शॉक कर दिया। डिसीजन पे भाइयों जजेस ने यूक्रेनियन बॉक्सर के फेवर में यहाँ पर फाइट स्कोर कर दी और इसी को लेकर यहाँ पर अक्षय चहाल और इंडियन बॉक्सिंग कम्युनिटी में काफी ज्यादा आउटरेज है कि ये डिसीजन यहाँ पर अक्षय की तरफ जाना चाहिए था। और लोगों का ऐसा कहना है और कहीं ना कहीं ये चीजें सही भी है क्योंकि इंडियन बॉक्सिंग, इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग उतनी बड़ी नहीं है, इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर्स के पास उतनी ज्यादा बैकिंग नहीं है। तो ये प्रोमोटर्स जो होते हैं ये जानबूझ के इंडियन बॉक्सर्स को लेके आते हैं और एक गलत डिसीजन देते हैं। अब मैं ये चीज सीधा सीधा नहीं कहूंगा कि डिसीजन गलत था या सही था, जजेस फिक्स थी फाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं कोई एलिगेशन नहीं डाल रहा। बट भाइयों ये चीज हमने पास्ट में भी देखी है कि बॉक्सिंग, स्पेशली प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर जो जजेस के यहाँ पर स्कोर कार्ड्स होते हैं उसमें पास्ट में भी हमने काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज देखी है। स्पेशली ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें काफी सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली है हमें जजेस के स्कोर कार्ड्स पे। स्पेशली भाइयों ये फाइट देखो, अगर हम अपना पर्सनल बायस, हमने हमारे कंट्री का बॉक्सर है, हम उसका बायस को हटा के भी देखें तो इसमें कहीं ना कहीं अक्षय चहाल ही डोमिनेट करते हुए दिख रहा है मुझे मोस्ट ऑफ द राउंड्स में। और जो बात मैंने आप सबको बोली यहाँ पर भाइयों की प्रमोटर्स ऐसा करते हैं क्यों, ये बेसिकली इंडियन फाइटर्स को लेके आते हैं। कोई यूक्रेनियन बॉक्सर होगा, कोई बड़ा बॉक्सर होगा जो कि बॉक्सिंग हैवी कंट्री से आ रहा होगा, ये इंडियन फाइटर्स को एज अ स्टेपिंग स्टोन्स यूज करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेवल फाइटर्स को बिल्ड करने के लिए। और इंडिया के अंदर क्योंकि भाइयों इतनी ज्यादा बैकिंग नहीं है, इंडिया को एज अ बॉक्सिंग नेशन कंसिडर नहीं किया जाता कंपेयर टू रशिया, यूक्रेन, ये उज्बेकिस्तान, जिनको एक्चुअली बॉक्सिंग हैवी नेशन माना जाता है। इनके बॉक्सर्स बहुत तगड़े होते हैं जेन्युइनली भी। तो इनके अगेंस्ट इंडियंस को यहाँ पर डिसीजन इनके फेवर में नहीं डाला जाता है। इंडियंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर इंफीरियर समझा जाता है, एज अ स्टेपिंग स्टोन समझा जाता है इनके बॉक्सर्स के लिए। और ये चीजें भाइयों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है, मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमने देखा है भाइयों रिसेंट टाइम्स, आप ओवरऑल सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं कर रहा, आप एमएमए देख लो, यूएफसी के अंदर देख लो भाइयों। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि इंडियन फाइटर जब फाइट कर रहा होगा तो रेफरीज तुरंत मैच खत्म कर देंगे, सीधा रोक देंगे, बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर उसको हम डैमेज नहीं देना चाहते थे। अंशुल जुबली की फाइट तुरंत खत्म कर दी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अंशुल जुबली किलियन सालकिल्ड को हरा देता, मैं फाइटिंग चांस की बात कर रहा हूं। जब भी कोई इंडियन फाइटर फाइट कर रहा होगा फाइट तुरंत फिनिश कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई फॉरेन का फाइटर होगा या कोई दूसरी कंट्री का फाइटर होगा, रेफरी पूरा चांस देगा उस टाइम पे। रविंद्र धान की फाइट थी, उसका एलेंटोजन था, उसके ऊपर इतनी सारी हैवी ग्राउंड एंड पाउंड पड़ रही है बट फिर भी फाइट फिनिश नहीं करी जा रही। और वही चीज अगर इंडियन फाइटर उस प्लेस पे होता तो फाइट तुरंत खत्म कर दी जाती। चुंगरेन की फाइट में भी सेम चीज हुई। जजेस के डिसीजंस में इरेगुलरिटीज आती है यहाँ पर। स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री अंगद बिस्ट को यहाँ पर मिलनी चाहिए थी उनके रोड टू UFC फाइट में, लेकिन स्प्लिट डिसीजन यहाँ पर डोंग चोई को दिया गया, इवन दो उसने आई पोक्स वगैरह किए। तो इरेगुलरिटीज अगर आप देखने जाओगे इंडियन फाइटर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब ये अक्षय चहल वाली कंट्रोवर्सी यहाँ पे निकल के आ रही। अनडिफीटेड बॉक्सर था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली थी और जजेस स्कोर कार्ड पे एकदम कुछ अलग ही स्कोर कार्ड देखने को मिले। तो रीजन भाइयों क्या है यहाँ पर ये सारे इरेगुलर स्कोर कार्ड्स का? रीजन भाइयों यही है कि इंडिया को एक बॉक्सिंग नेशन, फाइटिंग नेशन नहीं कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड पे।
और प्रमोटर्स जो होते हैं इसलिए इंडियन बॉक्सर्स या इन सारे जो फाइटर्स जाते हैं इनको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं एज कम्पेयर टू कोई फाइटर यूक्रेन से या कोई बॉक्सर यूक्रेन रशिया से आता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा उनका बेसिकली वजन माना जाता है और उनको एक बहुत टॉप टियर बॉक्सर माना जाता है। इवन दो उसने बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं किया होगा बट जस्ट बिकॉज कि उज्बेकिस्तान यूक्रेन से वगैरह से आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बॉक्सर माना जाएगा, पहले से प्री कंसीव्ड नोशन होता है। और इसका रीज़न ये है कि इंडियन पब्लिक भाइयों इंडियन फाइटर्स को सपोर्ट ही नहीं करती है। कभी भी यहाँ पर इंडियन फाइटर फाइट कर रहा होगा कोई बज़ नहीं होगा, कोई यहाँ पर उसके ऊपर लाइमलाइट नहीं होगी और कोई गवर्नमेंट सपोर्ट तो खैर दूर दूर की बात है, वो सारी चीज़ें तो हो ही नहीं सकती यहाँ पर खैर। तो ये सारी चीज़ों के कारण इंडियन फाइटर्स कहीं ना कहीं मात खाते हैं। फेयर एंड स्क्वायर यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी उनको नहीं मिल पाता इन सारी चीज़ों के कारण। तो मेरा भाइयों यही आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अक्षय चाहल भाई की कंट्रोवर्सी को बहुत ज़्यादा आप सब यहाँ पर लाइमलाइट में लेके आओ, उनकी प्रोफाइल में जाके उनको सपोर्ट दिखाओ। मे बी शायद डिसीजन को वापस से रिक्वेश्चन किया जाए, यहाँ पर रीथिंक किया जाए डिसीजन को। हालांकि डिसीजन चेंज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बट स्टिल अगर बज़ क्रिएट होगा, लोगों को पता चलेगा, प्रोमोटर को पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि किसी भी फाइटर को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है आगे आने वाली फाइट्स में। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।